हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी हुआ करता था पहले, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की, जिसका एग्जाम 16 और 17 अप्रैल 2025 को है। उसकी रेगुलर बेसिस पे आपको तैयारी करवाई है। 79 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच में। अदरवाइज टोटल जब से ये एग्जाम की वैकेंसी निकली है तब से अभी तक मोर देन 200 टेस्ट करवा चुके हैं, सारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आज टेस्ट नंबर 80 डिस्कस करेंगे। अब पूरा जो फोकस रहेगा वो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पे और रिवीजन पे रहेगा। आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स और रिवीजन करवाया जाएगा, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आपको टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द दादा साहब फाल्के अवार्ड। आज का जो टेस्ट है पूरा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है ये। और ये करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कोई अभी अप्रैल का या मार्च का है, पिछले 6 महीने से ही शुरू किया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में है। द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दादा साहब ऑफ द अवार्ड वाज एक्ट्रेस देविका रानी, हु वाज ऑनर्ड इन 1969। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा है, जिसमें कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि पहला जो रिसिपेंट था वो थे एक्ट्रेस देविका रानी, जिनको 1969 में ये अवार्ड दिया गया था। ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से ऑनर किया गया है। और जो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है 2024 में, वो 2022 का दिया है। 2022 का अवार्ड 2024 में दिया है, इसलिए ये चर्चा में है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सिनेमा के फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। इस अवार्ड में जिसे ये अवार्ड दिया जाता है उनको इसमें एक तो गोल्डन लोटस दिया जाता है, एक सॉल दी जाती है और कैश प्राइज होता है 10 लाख रुपए का। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। Which of the following movements was Gandhi's first significant application of सत्याग्रह in India? महात्मा गांधी है, वो एक लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे। बाद में नेशनल मूवमेंट्स में भी उन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल पार्टिसिपेट किया। ही प्लेड क्रूशियल रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और जो उनका रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहला देखा जाए तो महात्मा गांधी का 1917 में 1917 में जो था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद में 1918 का है खेड़ा सत्याग्रह, और इसके बाद में 1920 का है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930 का, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। हमसे पहला पूछा है ये चंपारण सत्याग्रह है, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था फार्मर्स को, जो इंडिगो फार्मर्स थे बिहार में, और ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में ऑलरेडी कई बार। Which of the following newspapers was not published by महात्मा गांधी? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर महात्मा गांधी द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता था? देखिए, महात्मा गांधी के जो लिटरेरी वर्क्स हैं या न्यूज़पेपर से संबंधित, तो एक हिंद स्वराज था। हिंद स्वराज ये पब्लिश किया था 1909 में। इसके बाद में उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जो न्यूज़पेपर का क्वेश्चन पूछा है हमसे, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये न्यूज़पेपर महात्मा गांधी ही पब्लिश करते थे। न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है, ये इसका संबंध महात्मा गांधी से नहीं है, ये एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट वाज द फाउंडर ऑफ न्यू इंडिया। और ये कब किया था इन्होंने पब्लिश? 1914 में। वो इसमें अपने व्यूज वगैरह हाईलाइट करने के लिए न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने पब्लिश किया था।
मेरा हाउ चोंगा फेस्टिवल 2024, मेरा हाउ चोंगा फेस्टिवल 2024 वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये किस राज्य से संबंधित है? ये जो फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया है, मेरा हाउ चोंगा है, ये मणिपुर का है, मणिपुर का है ये। और इसमें क्या होता है, ये ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो हिल एरिया में रहने वाले और जो वैली में रहने वाले लोग सब साथ में मिलके मनाते हैं, ताकि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हिल एरियाज में हो या वैली में रहने वाली हो, अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ कर सके, संबंध मजबूत कर सके, इसके लिए ये मनाया जाता है। और ये आज से नहीं मनाया जा रहा, सिंस द टाइम ऑफ जो नोंगदा थे, गॉड किंग ऑफ मणिपुर कहा जाता है उनको, 1st सेंचुरी एडी में, तब से ये मनाया जा रहा है। तो ये फेस्टिवल ध्यान रखिएगा, मेरा हाउ चोंगा मणिपुर का है। विथ रेफरेंस टू भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 बाय अमृतलाल विठलदास ठक्कर। ये स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इसके 75 ईयर्स हुए थे भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के, और नई दिल्ली में इनका एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको अटेंड किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। ये स्टेटमेंट सही है। ठक्कर बाप्पा कहा जाता है जिनको, अमृतलाल विठलदास ठक्कर, इन्होंने ही इसको पब्लिश किया था 24 अक्टूबर 1948 को। वो एक्चुअली जो ट्राइबल्स है उनको, उनका वेलफेयर को प्रमोट करना चाहते थे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के पर्पज से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डेजिग्नेटेड एज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद वाज द डेजिग्नेटेड एज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दिस संघ। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सोफिया एंड संध्या आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? सोफिया एंड संध्या, सोफिया और संध्या का पूछा है। अभी रिसेंटली जो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय है उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है और इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। और ये इन्होंने पहला जनरल था, इनका ये पहला जर्नल था सोफिया, जो इन्होंने शुरू किया था उपाध्याय ने 1894 में। और जो दूसरा है संध्या, ये 1904 में शुरू किया था इन्होंने। बाद में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की राडार पे आ गए थे और उन पे कई चार्जेस वगैरह लगे थे, जेल भी जाना पड़ा था उनको 1907 में। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे वो, जो पश्चिम बंगाल में है हुगली डिस्ट्रिक्ट, वहां उनका जन्म हुआ था। सोहराई पेंटिंग, ए ट्रेडिशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म, इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच रीजन इन इंडिया? हमसे पूछा है सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग है, ये क्यों चर्चा में है? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स समिट हुआ था कजान रशिया में, वहां पे जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको ये पेंटिंग गिफ्ट की थी, इसलिए ये चर्चा में है। और इस पेंटिंग का संबंध किससे है? झारखंड के जो हजारीबाग एरिया है, झारखंड का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया, वहां ये फेमस पेंटिंग है सोहराई पेंटिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सत्यार्थ प्रकाश एंड संस्कार विधि आर द लिटरेरी वर्क्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी? सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि, देखिए अभी रिसेंटली स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है। और जैसा जानते हैं आप, टंकारा गुजरात में उनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं ये उन्हीं के ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के।
द लोकेशन ऑफ कुंभ मेला कीप्स रोटेटिंग अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिमेज। कुंभ मेले का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको हर एंगल से कवर किया जाए, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है। कुंभ मेला इन ऋषिकेश। देखिए कुंभ मेला है 45 डे का एक रिलीजियस इवेंट है और ये हर 12 साल में आता है वापस वहीं पे। अब इसमें जो लोकेशन है, इसमें एक तो कुंभ ऑर्गेनाइज होता है ये हरिद्वार में, हरिद्वार उत्तराखंड में। इसके बाद में उज्जैन शिप्रा रिवर मध्य प्रदेश में, इसके बाद नासिक गोदावरी रिवर महाराष्ट्र में, और उसके बाद में प्रयागराज जहां गंगा यमुना और सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभ मेला हरिद्वार ऑन द गंगेज इन उत्तराखंड, कुंभ मेला इन उज्जैन ऑन द शिप्रा रिवर इन मध्य प्रदेश, कुंभ मेला इन नासिक गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती। अगला कुंभ मेला अभी का तो प्रयागराज में था, सभी को पता है। अगला जो कुंभ का आयोजन होगा वो होगा उज्जैन मध्य प्रदेश में, शिप्रा रिवर के तट पे बसा हुआ है उज्जैन, वहां पे होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा सेकंड एंड फोर्थ। ऋषिकेश और पुरी में कुंभ नहीं होता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इनमें से कौन सी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है, उन इंडस्ट्रीज को एज ए कोर इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है जिनको मेन या जो की इंडस्ट्री है इकोनॉमी में, जो बैकबोन होती है, जो इकोनॉमी में सर्व करती है, जो बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। अब जो 8 कोर इंडस्ट्री की बात हो रही है, 8 कौन कौन सी है? 8 में आपके कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आप याद रख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 8 कोर इंडस्ट्री में पहला कोल आधारित, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑटोमोबाइल है, ये कोर इंडस्ट्री में नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा फिर फूड प्रोसेसिंग नहीं है, फर्टिलाइजर और सीमेंट। 2, 4, 5 सी। देखिए टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly? जो लोग इंडियन मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना रजिस्टर किए, डायरेक्टली बिना रजिस्टर किए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनके लिए क्या फैसिलिटी दी हुई है? उनको दिया हुआ है पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू वो बिना रजिस्टर किए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। With reference to the Monetary Policy Committee, consider the following statements. Monetary Policy Committee का पूछा है, मौद्रिक नीति का। It is constituted under Section 45ZB of the Amendment Reserve Bank of India Act 1934। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसका ये सेक्शन है, इसके तहत इसको बनाया गया है। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2016। ये जो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, पहली मॉनेटरी पॉलिसी को, ये 29 सितंबर 2016 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसमें 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी में 6 मेंबर होते हैं इसमें।
आरबीआई का जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसके बाद में डिप्टी गवर्नर होता है, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑफिसर होते हैं बैंक टू बी जो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल बोर्ड से, और 3 पर्सन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। 2016 में तो पहली बार इसको बनाया था, लेकिन अभी वापस से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, इसलिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपको। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया? एमएसपी में इनमें से कौन कौन सी फसलें कवर की गई है, कौन सी फसलें हैं जो एमएसपी में आती है? तूर, अरहर, रेपसीड, जूट, सफ्लोर, ये सारी ही फसलें हैं। देखिए जो एमएसपी में है टोटल, अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो 14 खरीफ की फसलें और 6 राबी की फसलें इसमें, और जो कमर्शियल क्रॉप हैं 2 कमर्शियल क्रॉप हैं, ये एमएसपी में कवर की गई है। अगर 2 कमर्शियल क्रॉप का पूछा जाए तो वो जूट और कोपरा है। जूट और कोपरा ये 2 कमर्शियल क्रॉप है जो एमएसपी में कवर की गई है। अगर राबी क्रॉप्स की बात की जाए, रबी की फसलों की बात की जाए, 6 हैं, जैसे आपका वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रैपसीड, मस्टर्ड, सफ्लोवर, ये 6 हैं। खरीफ की क्रॉप्स हैं जो 14 हैं टोटल। पैडी, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर, अरहर, मूंग, उड़द या ग्राउंडनट है, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन, इस तरीके की 14 फसलें हैं इसमें। ये ध्यान रखना है आपको, और ये सारी ही जो दी हुई है ऑप्शन में एमएसपी में कवर है। With reference to the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, which of the following statement are correct? ये अभी चर्चा में क्यों है? देखिए अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जिसको एसीसी बोला जाता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन ऑफ द कैबिनेट, और उसको चेयर कौन करता है? उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अभी रिसेंटली इस कमेटी ने, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, अपॉइंट किया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर। नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, इसलिए क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। और जो अपॉइंट किया है वो है दीपक अग्रवाल। आपको ये नाम ध्यान रखना है, इसका नया एमडी है दीपक अग्रवाल, पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें ये इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। ये सही है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर में नहीं आता है। एक्चुअली ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसके अंडर में आता है, और वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में। तो इसमें पहला ही करेक्ट है। कोकिंग कोल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली यूज्ड इन। कोकिंग कोल है ये, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये रशिया यूक्रेन का चल रहा था इशू, तो उस टाइम पे काफी ऑयल इंपोर्ट किया है हमने रशिया से। उसमें से एक ये कोकिंग कोल भी है, और ये यूज में लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज लिया जाता है। चर्चा में है ये काफी। 2 तरह के होते हैं, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग तो आप सभी जानते हैं, जो फर्टिलाइजर, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट, इनमें ग्लास, इनमें काम में लिया जाता है, सेरामिक। बाकी जो कोकिंग कोल है ये
करेंट बीड्स जो होते हैं फ्री होता है, एक्चुअली ये वोलेटाइल फ्री होता है और इसीलिए इसको कॉक कहते हैं। और ये यूज लिया जाता है स्टील में या फिर मेटलर्जिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में पूछा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। It is a constitutional body mandated under Part 15 of the Indian Constitution। तो ये स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। यूपीएससी ये बात सही है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है यूपीएससी का क्या प्रोसेस, किस तरीके का अपॉइंटमेंट, क्या फंक्शन, लेकिन ये आर्टिकल 315 से 323 में आता है। आर्टिकल 315 से और 323 में आता है यूपीएससी, और आर्टिकल 315 से 323 है ये 14 का, जो पार्ट 14 है उसमें आता है, ना कि 15 में। ये 10 एग्जाम करवाता है हर साल, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 10 मैक्सिमम 10 मेंबर हो सकते हैं यूपीएससी में। द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है, इसके चेयरमैन और जो अदर मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। और वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 के तहत यूपीएससी के जो चेयरमैन या अदर मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा आर्टिकल 316 में लिखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके जो मेंबर हैं उनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। यूपीएससी के मेंबर का 6 साल का टेन्योर होता है, या फिर उनकी 65 ईयर की एज हो जाए, जो भी पहले हो जाए, 6 ईयर ड्यूटी या फिर 65 ईयर की एज, ये है इनका, जो भी पहले हो जाए। यूपीएससी स्टेट पीएससी के बारे में हमारे सिलेबस में भी है यूपीएससी इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पूछा है कि इनमें से किसका इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो ईसीआई है वो रेस्पॉन्सिबल है। देखिए ईसीआई है, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसमें जो पावर है, अपॉइंटमेंट है, क्या ड्यूटीज हैं, ये मेंशन है पार्ट 15 में। पार्ट 15 जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, यूपीएससी पार्ट 14 में आता है, पार्ट 14 में, और इलेक्शन कमीशन का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में। और पार्ट 15 कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 324 से और ये 329, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या पावर है, क्या अपॉइंटमेंट है, क्या ड्यूटीज है, ये मेंशन किया हुआ है। इसमें एक चीज और एडिशनल है, फर्दर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1950 और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की? ये बॉडी है जो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित है। लोकसभा, स्टेट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है? एक तो ये पॉलिटी में हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन करंट अफेयर्स का हिसाब से देखा जाए तो अभी रिसेंटली नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार हैं, पहले राजीव कुमार थे, वो रिटायर हो चुके हैं, अब ज्ञानेश कुमार हैं, ये नए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। ये केरला बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं, केरला कैडर के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पब्लिक हेल्थ? जनता के स्वास्थ्य से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रोवाइड करता है बेसिस। डीपीएसपी में आता है बेसिस फॉर द राइट टू हेल्थ। आर्टिकल 39E क्या कहता है? ये डायरेक्ट करता है स्टेट्स को टू सिक्योर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। तो ये
सही है। आर्टिकल 42 में क्या है? ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 47 क्या है? ये न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये आर्टिकल 47 में है। और आर्टिकल 243G क्या कहता है? ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करने का जिक्र इसमें है। तो ये चारों ही आर्टिकल पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 340 का संबंध किससे है ये पूछा है। आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन of the difficulties faced by the socially and educationally backward classes and to make appropriate recommendations। जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जैसे EWS कह सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, उनके लिए रिकमेंड करने के लिए इसमें जिक्र है, ये अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन। तो इसका संबंध कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज से है। इसमें भी एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर और होते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के होते हैं। Consider the following statements. The Constitution of India does not mention any procedure for appointment of the Chief Justice of India। और हमसे पूछा है करेक्ट क्या है इसमें। ये अभी किस कॉन्टेक्स्ट में है ये क्वेश्चन? रिसेंटली नए चीफ जस्टिस बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, इसीलिए चर्चा में है। DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस संजीव खन्ना को। तो इसमें ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन एनी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है क्या प्रोसीजर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन करने का। अब ये कन्वेंशन है, ये जजेस का सुप्रीम कोर्ट के कई चीजों में कन्वेंशन के बेस पे ही चल रही है चीजें। इसमें कन्वेंशन क्या है? जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो जनरली डेजिग्नेट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सीनियरिटी एट द अपेक्स कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय एज, नॉट बाय द डेट ये जज वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहा है कि जो सीनियरिटी डिटरमाइन की जाती है कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, वो एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, किसकी एज ज्यादा है, ना कि जज का अपॉइंटमेंट हुआ। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी का पता जब ही चलेगा कि कौन सा जज सुप्रीम कोर्ट में किस दिन ज्वाइन किया है, उसको कब अपॉइंट किया है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। कई बार देखते हैं कि किसी जज को 15 दिन रिटायरमेंट में है, या 1 महीना 2 महीना 1 साल है, जब उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो इससे नहीं है, एज से नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सीनियरिटी एट द अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड नॉट बाय एज बट बाय द डेट ये जज वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी इसमें कई बार क्या होता है कि अगर 2 जज हैं, वो सेम डे अपॉइंट किया है, उनको एक ही दिन 2 जजेस को अपॉइंट किया है। और ये क्यों चर्चा कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। इसमें दोनों जजेस ने अगर एक ही दिन सेम डे ही शपथ ली है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो अगर दोनों जजेज ने, एक तो इसमें यह होता है कि अगर सेम डे अपॉइंट है तो पहले किसने ज्वाइन किया है वो सीनियर हो गया। लेकिन अगर सेम टाइम पे ही एक साथ ही 2 जजेस को शपथ दिला दी, तो उस केस में देखा जाता है कि हाई कोर्ट में किसने ज्यादा सर्विस की है। और ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो जस्टिस संजीव खन्ना है, इनके मामले में यही हुआ था। एक जज और हैं, वो भी इनके बराबर के ही सीनियर हैं, उन्होंने भी सेम डे ही ज्वाइन किया था जब संजीव खन्ना ने ज्वाइन किया था।
तो इसीलिए ये चर्चा में है। और फिर जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ही रिकमेंड किया था जस्टिस संजीव खन्ना को एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेवंथ शेड्यूल किससे डील करता है? सेवंथ शेड्यूल का जो संबंध है ये इसमें सेवंथ शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर 3 लिस्ट। सेवंथ शेड्यूल में क्या है? 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेवंथ शेड्यूल इसमें यूनियन लिस्ट है जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं जो पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर से संबंधित, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? जैसे पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, पुलिस डिपार्टमेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जैसे एजुकेशन है, मैरिज, या फिर जो बैंक्रप्सी के चीजें हैं, ये सब 3 लिस्ट है इसमें। विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज ए अपेक्स स्टेट्यूटरी बॉडी। वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। फॉर वैधानिक क्या है? सरकार ने कोई एक्ट बना के इसको बना दिया। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एस्टेब्लिश थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी सही है। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन में जो खर्चा है उसकी लिमिट क्या है? करेक्ट पूछा है। कौन कितना खर्च कर सकता है अपने चुनाव प्रचार में, चुनाव के लिए? इट इज 95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा में 95 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लार्जर स्टेट एंड 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर बड़ा स्टेट है कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो वहां लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 95 लाख है। कहीं छोटा स्टेट है वहां 75 लाख है। देयर आर नो लिमिट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। जो कैंडिडेट है उस पे तो लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पे इलेक्शन में अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 95 लाख और 75 लाख होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम पे ये लिमिट सेट करता है। तो ऐसा नहीं है इस चुनाव में 95 है तो अगले में भी 95 ही होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट करता है, टाइम पे चेंज होती रहती है। अभी का ये है और ये सही है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। Little Prespa Lake, recently seen in news, is situated on the border between Prespa Lake, ये चर्चा में है। और यहाँ पे जो प्लांट हैं उनकी वजह से चर्चा में था अभी, और स्लोली ये डाई होती जा रही है। ये लेक है जो खत्म होने की कगार पे है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये है तुर्की और ग्रीस के बीच में। तुर्की और ग्रीस के बीच में, अल्बानिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अरुण रिवर। अरुण रिवर के बारे में है। इट इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द हिमालयाज फ्लोइंग थ्रू तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। ये सही है। अब ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं हम? क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी आई है, अध्ययन, जिसने सजेस्ट किया है माउंट एवरेस्ट हाइट में बी इंक्रीजिंग ड्यू टू द इरोजन ऑफ अरुण रिवर लोकेटेड नियर द बेस ऑफ हिमालय। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ सकती है क्योंकि जो ये अरुण रिवर है ये इसका इरोजन हो रहा है। और अरुण रिवर ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, हिमालय और नेपाल, तिब्बत और इंडिया। ये सही है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना वेयर इट इज नोन एज दिस वन। ये भी स्टेटमेंट
नहीं, ये स्टेटमेंट है, ये ओरिजिनेट है। जो ये बात तो सही है कि जो तिब्बत है ऑटोनोमस रीजन चाइना का, वहां पे है, लेकिन इसको बूमचू रिवर कहते हैं, ये नहीं कहते, बूमचू कहते हैं। फुंगचू या बूमचू, बूमचू या फुंगचू। Once completed, वधावन पोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड विच स्टेटस अमंग इंडियाज पोर्ट। ये वधावन पोर्ट काफी चर्चा में है, और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि समुद्र में एक काफी गहरा पोर्ट या फिर एक गहरा पॉइंट बनाया जा रहा है, डीप पोर्ट का कह सकते हैं आप इसको। ये इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा, और ये पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है वहां पे। Consider the following statement regarding Bharat Jain. Bharat Jain focus on developing multilingual and multimodal AI models to promote India's linguistic and cultural diversity. भारत जैन की बात हो रही है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि भारत जैन क्या है, अभी न्यूज में था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। पूरी दुनिया का ये पहला है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब इसका एम क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी वगैरह, सिटीजन एंगेजमेंट रहे, आर्ट, लैंग्वेज, स्पीच, कंप्यूटर विजन, ये है। इसको इम्प्लीमेंट किया आईआईटी बॉम्बे ने। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। एक क्वेश्चन स्कीम का आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज ए नेशनल कैंपेन टू इराडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट मैनुअल स्कैवेंजर। जो ये नालियां साफ करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो बदबू, गैस, उससे उनकी दम घुटने से भी मौत हो जाती है कई बार। तो इस प्रैक्टिस को इरेडिकेट करने के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। With reference to the Swachh Bharat mission, it was launched in 2014 with the goal of achieving universal sanitation coverage by 2090। स्वच्छ भारत मिशन का है, तो पहला ये स्टेटमेंट है, ये सही है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन है, लॉन्च किया था 2014 में, और इसका गोल भी यही था कि 2019 तक यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज होगा, और उस टाइम पे ट्रिब्यूट होगा महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 was launched in 2023 to ensure that treatment of both liquid and solid waste is achieved through the help of technology। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छ भारत अर्बन है ये 2023 में नहीं 2021 में इसको लॉन्च किया था, और ये 2026 तक चलेगा। Consider the following statements with reference to the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में स्कीम का। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2020। ये स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि इट वाज लॉन्च्ड इन February 29, 2019 में, फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और इसमें अराउंड 6,000 ट्रांसफर किया जाता है एनुअली, जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है 2-2 हजार की 3 किस्तों में, और आधार से जुड़े अकाउंट है उनमें किसानों को डायरेक्ट ही भेज दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। प्रकाश टंडन कमेटी एंड सैम पित्रोदा कमेटी रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू।
प्रकाश टंडन कमेटी, देखिए अभी क्या है ना, 2019 में जो रेलवे सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज, जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज कहा जाता है, उसको लेकर कमेटी बनाई गई थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, एकदम से यू टर्न ले लिया है। किस पे? जो रेलवे ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उस पे, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अब प्रकाश टंडन कमेटी, सैम पित्रोदा कमेटी, इनका संबंध किससे रहा है? रेलवे रिफॉर्म से। इसके अलावा और भी कमेटी बनाई गई है टाइम टाइम पे। जैसे प्रकाश टंडन कमेटी की बात करें तो रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1994 में। या फिर इसकी सैम पित्रोदा की बात करें तो सैम पित्रोदा कमेटी है 2012 में बनाई गई थी। एक राकेश मोहन कमेटी और बनाई गई थी, राकेश मोहन कमेटी, और राकेश मोहन कमेटी बनाई थी रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर 2001 में। इसके अलावा एक विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई थी। विवेक देबरॉय कमेटी 2015 में बनाई गई थी रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर। और अभी जो ये पॉलिसी थी इसको, इस पे यू टर्न लिया गवर्नमेंट ने, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में है। With reference to Samarth scheme for capacity building in textile sector, which of the following statement are correct? The scheme is launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Samarth का है ये, इसमें करेक्ट पूछा है। तो देखिए जो समर्थ है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, इसका नहीं है। समर्थ किसका है? डिमांड ड्रिवन है, और ये एक अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। द स्कीम ओनली फोकस ऑन री स्किलिंग प्रोग्राम, नहीं ये री स्किलिंग ही नहीं, अप स्किलिंग पे भी, अप स्किलिंग, री स्किलिंग, और इसमें प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना हो, उन सबको लेकर ये स्कीम है। ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स इन द टेक्सटाइल सेक्टर, एग्जिस्टिंग का इसमें जो समर्थ है ये इस लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स इसमें ट्रेन किए जा चुके हैं। और इसका है जॉब क्रिएशन को लेकर टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन इसमें दो चीजें नहीं आती है, पूरी टेक्सटाइल आता है लेकिन इसमें जो स्पिनिंग वीविंग है वो नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को का है ये, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू Rs 50 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज। देखिए इसमें चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये लोन लिमिट डबल कर दी है इसकी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। अब इसमें जो इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में ही किया था, लेकिन इसमें जो नॉन कोऑपरेटिव, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए 50 लाख नहीं था जब ये लॉन्च किया था। जब उस टाइम पे 10 लाख था। कितना था? 10 लाख था, 50 लाख नहीं था। अब इसमें डबल कर दिया। अंडर इट लोन्स आर ऑफर्ड ओनली इन 2 कैटेगरी, नेमली शिशु एंड तरुण। नहीं, इसमें 2 कैटेगरी नहीं है, इसमें एक्चुअल में 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु है, शिशु में क्या है 50,000 तक है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक है, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक है। और अब एक नया और लेके आई है गवर्नमेंट, 3 तो पहले से ही थी, शिशु, किशोर, तरुण। लेकिन अब एक तरुण प्लस और कैटेगरी लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें तरुण में तो 10 लाख तक का है, लेकिन अब तरुण प्लस में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, तरुण प्लस का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये भी गलत है और ये भी गलत है। The UAI initiative for skilling and capacity building was recently launched in collaboration with which of the following entities? UAI initiative है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, इसका पूछा है। देखिए
इंडिया एआई और मेटा इंडिया एआई और मेटा ने लॉन्च किया है ये सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई, और ये कहाँ लॉन्च किया है? आईआईटी जोधपुर में। जो सृजन है आईआईटी जोधपुर, वहां पे एआईसीटीई के साथ में। मेटा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये कहाँ किया है? जोधपुर, आईआईटी जोधपुर। युव इनिशिएटिव क्या है? ये स्किलिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। इसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स जो यंग डेवलपर्स हैं, जिनकी 18 से 30 के बीच की एज है, उनको ये ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो या फिर रियल वर्ल्ड के जो चैलेंज है उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, लगभग 1 लाख लोगों को। विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज काजिन, consider the following statement. It is a joint military exercise between India and उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का पूछा ही जाता है एग्जाम में। कुछ इश्यू आ गया है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नक्सल अफेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर नोन एज रेड कॉरिडोर। जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्यों चर्चा में है? अभी रिसेंटली गृह मंत्री ने कहा है मार्च 2026 तक नक्सलाइट खत्म हो जाएगा देश से। तो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। द नक्सल मूवमेंट स्टार्टेड विद द ट्राइबल पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स इन नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। ये नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था ट्राइबल पीजेंट के अपराइजिंग अगेंस्ट जो लैंडलॉर्ड्स थे नक्सलबाड़ी विलेज वेस्ट बंगाल में। द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड बिहार आर कंसिडर्ड सेवरली अफेक्टेड। हाँ, यहाँ ज्यादा अफेक्टेड है ये। अभी तो ये मिशन मोड में चल रहा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है इसको। नसीम अल बहर इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये है नसीम अल बहर, तो ये इंडिया और इंडियन नेवी और जो रॉयल नेवी है ओमान की, उसके बीच में बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज हुई है। कहां पे? गोवा में। गोवा में रिसेंटली ये इनिशिएट किया गया था 1993 में इस एक्सरसाइज को। आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात रिसेंटली सीन इन न्यूज आर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस, क्योंकि इंडियाज 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इसको कहा जाता है एसएसबीएन। इंडियाज 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और इसको रेफर किया जाता है कई बार, कई एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है S4 स्टार। S4 स्टार के नाम से पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ये लॉन्च किया था अभी विशाखापट्टनम में रिसेंटली। आईएनएस अरिहंत है, ये तो 2016 में कमीशन कर लिया गया था। आईएनएस अरिहंत ये 2016 में कमीशन किया था, लेकिन आईएनएस अरिघात है ये अभी रिसेंटली 2024 में इसको कमीशन किया गया है। और जो थर्ड है वो नेक्स्ट ईयर कमीशन करने का चल रहा है, उसका भी ट्रायल चल रहा है, और उसका नाम है अरिधमान S4। तो अगर इन दो के अलावा तीसरा पूछा जाता है तो वो अरिधमान। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। विथ रेफरेंस टू इंडियाज हाई प्रोफाइल डिफेंस एक्सरसाइज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कौन सा करेक्ट है? सिम्बेक्स
देखिए ये नेम ऑफ एक्सरसाइज है और इधर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज दिए हुए हैं। सिम्बेक्स किसका है? सिम्बेक्स है ये इंडिया और श्रीलंका का है। बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये इंडिया और सिंगापुर का है। अग्नि वॉरियर है ये इंडिया और किर्गिस्तान का है। तो ये दोनों इंटरचेंज है, पहला ही सही है। अब यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने पहले स्किप कर दिया शुरू में, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज में जो पीडीएफ दिए गए हैं उनमें टेस्ट और उसका डिटेल सॉल्यूशन है, वो पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसका रिवीजन कर लीजिए अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। और प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in। यहाँ आपको वैसे आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट? ईस्ट एशिया समिट के कौन से इसमें से मेंबर हैं? ईस्ट एशिया समिट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस किया था 19वीं समिट को। 19वीं ईस्ट एशिया समिट को प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था। कहां पे है ये? जो लाओस पीडीआर है वहां पे। अब इसके मेंबर कौन कौन है? इसमें 18 मेंबर हैं टोटल और 10 आसियान मेंबर भी है इसमें। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 मेंबर हैं जिसमें से 10 वो मेंबर हैं जो इसके आसियान के मेंबर भी हैं। जो है आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया या इन्होंने शुरू किया था कुआलालंपुर में 1997 में ईस्ट एशिया समिट। इसमें 8 जो नॉन एशियन मेंबर हैं वो कौन है? 10 तो एशियन मेंबर हैं तो आप एशियन मेंबर के नाम याद रख लीजिए, और 8 नॉन एशियन मेंबर हैं वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये नॉन आसियान मेंबर हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, 3, 4 एंड 5th। जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएं, डायरेक्ट वन लाइन में, एक लाइन में पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल में पता रहेगा तो इजी रहेगा आपको। विच कंट्रीज आर पार्ट्स ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस? ये फाइव आइज क्या है? काफी चर्चा में है आजकल, और जो कनाडा पहले आरोप लगा रहा था उसमें इसी का काफी रोल था, फाइव आइज वगैरह का। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गई थी, वो बीच में छोड़ के चली गई थी, वो भी फाइव आइज ने उसको अलर्ट भेजा था, ऐसा कहा जाता है। फाइव आइज 5 नेशन है इसमें जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, ये डिफरेंट इसमें कोई 20 एजेंसीज मिली हुई है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस, ये हैं 5 इसमें। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएस। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन फाइव आइज का मेंबर नहीं है, तो ये 5 याद रख लीजिएगा। With reference to the International Telecommunication Union (ITU), which of the following statement are correct? It is the United Nations Specialized Agency founded in 1945. ये सही नहीं है क्योंकि ये इसकी फाउंडेशन 1945 का नहीं है, 1865 का है। 1865 में शुरू किया था, बाद में फिर इंडिया इसका मेंबर बना था 1869 में। इंडिया इसका मेंबर बना 1869 में। इट एलोकेट्स ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स टू इंप्रूव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट सही है। Which of the following countries signed the agreement on mutual legal assistance treaty in criminal matters with India? तो ये अभी इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स विथ इंडिया।
विथ रेफरेंस टू बिम्स्टेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिम्स्टेक का भी सम्मेलन हुआ है थाईलैंड में 3-4 अप्रैल 2025 को। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, बिम्स्टेक। तो ये बिल्कुल सही है। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था 1997 में, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, और जब इसकी स्थापना की गई थी। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है बिम्स्टेक का? इसका सेक्रेटरीट है ढाका में, बांग्लादेश ढाका में इसका सचिवालय है बिम्स्टेक का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो मेंबर हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? इनमें से कौन ब्रिक्स का मेंबर है? तो ब्रिक्स है ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाद में फिर इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बाद में मेंबर एडमिट हुए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये तीनों ही इसके मेंबर हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा यूरोपा क्लिपर मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज? नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, यूरोपा क्या है? जुपिटर का मून है ये जो यूरोपा रखा है ये जुपिटर का चंद्रमा है। मिशन का एम क्या है? टू डिटरमाइन इफ यूरोपा वन ऑफ द जुपिटर्स मून हैज कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट लाइफ, टू इन्वेस्टिगेट द हैबिटेबिलिटी ऑफ जुपिटर मून। जीवन जीने के लिए वहां कोई सपोर्ट है, ये देखने गया है। और ये किसका था? नासा का था। 2030 तक रहेगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए कोलैबोरेटिव वेंचर इन्वॉल्विंग द यूएस, कनाडा, रशिया एंड जापान। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कोलैबोरेटिव वेंचर है यूएस, कनाडा, रशिया और जापान का। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक शेप फ्रॉम 25 टू 2030। ऐसा नहीं है। इंडिया का जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये इसका जो टाइम है ये 2028 से और 2035 तक का है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इंडिया अपना जो पहला क्रू मिशन है स्पेस में, वो लॉन्च करने का एक्सपेक्टेड है 25-26 में। With reference to red panda, consider the following statement. It is the state animal of अरुणाचल प्रदेश। रेड पांडा है, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। देखिए जो रेड पांडा है, ये प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग पद्मजा हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क सेलेक्ट किया गया था इसके लिए 2024 में, इसलिए ये चर्चा में है अभी। रेड पांडा प्रोग्राम दार्जिलिंग का जो पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, वो सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड एसोसिएशन ने। अब रेड पांडा है, ये इसका नहीं है। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। IUCN की लिस्ट में ये सही है, थ्रेटेंड स्पीसीज, endangered on the IUCN red list of threatened species. Kaimur Wildlife Sanctuary recently seen in news is located in which of the following states? कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बिहार में है। बिहार विल डेवलप कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व ड्यू टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रीचिंग कैपेसिटी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कैपेसिटी नहीं रही, फुल हो गया। अब ये दूसरा टाइगर रिजर्व डेवलप कर रहा है बिहार, कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसीलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। इसमें ये पूरा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। 100 के आसपास इसमें एमसीक्यूज हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। और कोई फाइल सेंड करते हैं और ओपन नहीं होती है तो ये नंबर दिया हुआ होता है, इस नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।